देखिए, तत्पुरुष समास का एक भेद आता है द्विगु समास। हम अब द्विगु समास को प्रारंभ करते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में गिनती आती है, सबसे बढ़िया एक ही ध्यान रखो, अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसी कोई गिनती आती हो पहले, त्रि द्वि पंच, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। परंतु दशानन 10 आनन हैं जिसके अर्थात 10 सिर हैं उसके, तो ये द्विगु नहीं होगा, ये बहुब्रीहि होगा। एक बात ध्यान में रखना, दशानन द्विगु समास नहीं है, बाकी जितनी भी गिनती वाले हैं वे सभी द्विगु समास है। वह समास जिसके प्रारंभ में गिनती आती हो वहाँ द्विगु समास होगा। देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमने तत्पुरुष के अंतर्गत क्या पढ़े थे, 2, एक तो कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद, और एक द्विगु समास। अब कर्मधारय में जहाँ कर्मधारय का ही है उपभेद कह सकते हैं, तत्पुरुष का उपभेद कर्मधारय और कर्मधारय का द्विगु भी एक साथ चलेंगे। तो द्विगु समास जहाँ कर्मधारय में गिनती आ जाती है, पूर्व पद संख्यावाची हो जाता है, वहाँ द्विगु समास होता है। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इनके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जिनका जो समास हो जाता है वहाँ पर नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक लिंग क्या होता है, जिस शब्द से न स्त्री का बोध हो न पुरुष का बोध हो वहाँ पर नपुंसक लिंग होगा। देखिए इसका उदाहरण आता है कि सप्तानाम दीनानाम समाहारः सप्तदिनम, 7 दिन। अब 7 दिन न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए ये नपुंसक लिंग का एक वचन हुआ। नपुंसक लिंग तो हुआ ही, पर उसका एक वचन भी है, सप्तदिनम, एकम। वो एकम एक वचन है, ऐसे सप्तदिनम एक वचन है। अब आता है पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। पंच यानी 5, पात्रम यानी बर्तन, 5 बर्तन। तो 5 होने से यहाँ द्विगु समास हुआ। और पात्रम, पात्रम हमारा हुआ एक वचन। ऐसे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, 3 भुवन। पंचानाम रात्रिनाम समाहारः पंचरात्रम। चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। कभी कभी क्या है कि द्विगु समास स्त्रीलिंग इकारांत भी हो जाता है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत क्या हैं, तो कुछ बच्चे नहीं बता पाए थे। तो ईकारांत क्या है, नदी। इसके अंत में ई की मात्रा होने से इसे ईकारांत कहेंगे। अगर नदा होता तो आकारांत कहते। जैसे काका, काका में पीछे आई की मात्रा आती है तो उसे कहेंगे आकारांत। नमन, नमन में अकारांत हुआ क्योंकि न के मात्रा नहीं है, अर्थात अ की मात्रा तो जुड़ी हुई है। देखिए नमन, अगर नमन है तो इसमें अ जुड़ा हुआ है, और अगर हलंत लगा दिया तो ये अ हट गया, इसमें से केवल न बचा, इसलिए न कारांत हो गया वो, न कारांत। और इसको व्यंजनांत भी कहेंगे, व्यंजन से समाप्त होने वाला शब्द, पर न कारांत है ये। ऐसे ही ई कारांत यानी उस शब्द में अंत में ई की मात्रा आना चाहिए।
देखिए हम चलते हैं, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। ये आगे समास विग्रह दिया है, पीछे समसनम पद दिया है, मतलब समास युक्त पद दिया है, जुड़ा हुआ पद। त्रिलोकी की ई की मात्रा है, इसलिए ईकारांत हुआ। त्रिलोकी, त्रिलोकी से अर्थ लगता है स्त्री का बोध हो रहा है यहाँ, त्रिलोकी। तो इसलिए इसको ईकारांत स्त्रीलिंग में कहेंगे और ये गिनती होने से इसको द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। ये सब ई की मात्रा से समाप्त होने के कारण इन्हें ईकारांत कहेंगे। इस प्रकार आपका ये द्विगु समास, तत्पुरुष समास का भेद के अंतर्गत द्विगु समास को हम यहीं समाप्त करते हैं।